लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और तिब्बत में 558 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं। इनको लगातार खोजबीन इनकी जारी है। जिस तरीके से ये जलजला, ये तबाही और ये पानी का सैलाब देखने को मिला है, उसने सारे के सारे इलाके को तबाह कर दिया है। ये जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं। जिस तेज़ी के साथ पानी का बहाव आगे बढ़ा, उसके रास्ते में जो भी आया वो खत्म होता चला गया। कहा यह जा रहा है कि हिमालय की रेंज में हलचल हुई है और तबाही आखिरकार कैसे इस तरीके से टूटी लोगों पर और कैसे लोग इससे बेखबर रहे। पहले पता नहीं चल पाया किसी को। अचानक से ये जब भारी सैलाब पानी का लोगों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो लोग भागते दिखाई दिए, लेकिन बच नहीं पाए। जो भी इसके रास्ते में आया वो सब कुछ तबाह हो गया। अब महज तस्वीरें बची हैं, कुछ निशान बचे हैं। इस तबाही के मंजर हैं जो हर किसी को रुला दे रहे हैं। हालात बेहद विकट है और इन सब विकट परिस्थितियों में नेपाल सरकार की कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लापता लोग हैं उनको खोजा जाए और जो लोग घायल हैं, अभी भी जीवित बच गए हैं, उनको इलाज दिया जाए। वापस एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो ये अभी बाद की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हालात सामान्य कैसे हों इस पर लगातार काम किया जा रहा है। Oh my God, बाहर भाग, हटाओ भाग। तो नेपाल की इस भीषण त्रासदी को लेकर हर कोई यही सोच रहा है कि नेपाल की सरहद से कई किलोमीटर दूर पहाड़ों पर ऐसा क्या हुआ था कि 3 घंटे के भीतर यहां पर सुनामी आ गई। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी सामने आ गई है। पहले अलग अलग तस्वीरें देखिए नेपाल से आई तबाही की, जो डरा देने वाली है और ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में है, सैकड़ों से भी ज्यादा है जो लापता लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। सैलाब से इतनी तबाही मची है कि हालात सामान्य करने में कई महीने लग जाएंगे और नेपाल में सैलाब का जिस तरीके से रास्ता दिखाई दिया वो चौंकाने वाला है। इस रास्ते में आए 19 मोटरेबल पुल और 40 किलोमीटर की सड़कें करीब करीब तबाह हो गई हैं पूरी तरह से। जो तस्वीर आप देखिए कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीर नंबर 1 और इसके बाद में 2, 3, 4 से लगा करके 24वीं तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तबाही की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हालात बेहद विकट हैं और कोशिश यही है कि इन हालात को सामान्य कैसे किया जाए। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। क्या हिमालय में रेंज में कोई हलचल हुई है जो खतरनाक है? प्रकृति ने आखिर इतना रौद्र रूप कैसे दिखाया, या प्रकृति के इस रौद्र रूप के पीछे इंसान की हरकतें भी जिम्मेदार हैं? ये सब सवाल लगातार उठ रहे हैं। उन लोगों की चीखों चित्कारों में, उनके आंसू में एक यही सवाल है कि ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया, और इन्हीं को लेकर के हम आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। तो तस्वीर संख्या 1, 2, 3, 4 देखिए कैसे पुल के पुल धाराशायी हो गए, मकान के मकान धाराशायी हो गए। कोई नहीं रोक पाया इसे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोक पाया, ना लोगों की तरफ से अलग अलग किए गए निर्माण रोक पाए। हर कोई तबाह होता चला गया। तो पड़ोसी मुल्क नेपाल में पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ बर्बादी, बेबसी और अपनों की तलाशी दिखाई दे रही है। फ्लैश फ्लड से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है तो हजारों लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। इस जल प्रलय में करीब 300 भारतीयों समेत 800 विदेशी नागरिकों का भी संपर्क टूट गया है, जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में भारत ने नेपाल में अपने नागरिकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। आप भी देखिए। Oh my God, बाहर नेपाल में ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये पानी का ऐसा प्रहार है जिसने सड़कें निगल ली, लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। पुल बहा दिए, बस्तियों को तबाह कर दिया और हजारों लोगों को
दुनिया से काट दिया। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन भारत के लिए है, क्योंकि नेपाल सरकार के मुताबिक फ्लैश फ्लड के बाद 300 भारतीयों से संपर्क टूट गया है। इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये श्रद्धालु एक मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में बाढ़ की चपेट में आ गए। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है। सारे यथासंभव प्रयास जारी है। जो लोग बच गए हैं उनको सुरक्षित कैसे लाया जाए, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने का काम हो रहा है। सारे संसाधनों के साथ हमारी एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है। और जब जब हमारे इस मित्र देश पर खतरा, ऐसे संकट आते हैं, तो हम लोगों ने कोई कसर, हमारी देश ने, हमारी सरकार ने कभी कोई कसर नहीं। ऊपर की स्थिति इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी रास्ते पर हैं। करीब 50 किलोमीटर तक अभी भी सड़क मार्ग से आप जा सकते हैं। ये जो सड़क है इस पर आप देखिए अभी भी गाड़ियां चल रही हैं। तो काठमांडू से 50 किलोमीटर तक ये सड़क है, लेकिन उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि सड़क जो हाईवे है उस पर ब्रिजेस जो नदी के ऊपर है उसके हमने विजुअल्स भी देखे हैं, वो वॉश अवे हो गए हैं। तो आगे का जो 100 किलोमीटर का रास्ता है उस पर गाड़ियां की आवाजाही रुक गई है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बचाव अभियान में सामने चुनौतियां बहुत आ रही हैं, क्योंकि कई जगह रास्ते खत्म हो गए हैं तो कई जगह मलबा ही नजर आ रहा है। जिन जगहों पर भारतीयों के फंसे होने की आशंका है वहां पहुंचना और मुश्किल साबित हो रहा है। नेपाल में आई तबाही की लापता की लिस्ट में ईशा फाउंडेशन से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन से जुड़े 80 से अधिक विदेशी और भारतीय श्रद्धालु भी इमिग्रेशन सेंटर के पास फंसे या संपर्क से बाहर हैं। This is a terrible and an extraordinary event, which unfortunately has turned out this way. Well, we don't have any numbers as such, but the overall numbers could be anywhere around 1,500 plus. And many of the Nepali guides were with us, their families were there. नेपाल में आई त्रासदी का दंश झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। रांची के रहने वाले राम प्रसाद घोष इस त्रासदी में लापता हैं, जिस वजह से उनका परिवार परेशान है। जब नेपाल का न्यूज आया, जो त्रासदी देखे, उसके बाद उनको कांटेक्ट करना शुरू किए तो उनका कॉल नॉट रीचेबल, कॉल नहीं लग रहा। प्लस नेपाल का उनको कोई लोकल नंबर भी दिया गया था, उन पे भी कॉल कर रहे हैं, उस पे भी तो स्विच ऑफ फोन। उसके बाद हम लोग सारा दिन परेशान रहे, शाम तक कहीं कुछ नहीं, और अभी तक हम लोग परेशान ही हैं। और क्या कहते हैं, एम्बेसी में किया गया मैसेज, जो टोल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी हम लोग कॉल किए, रिंग हुआ, लेकिन कोई उठाए नहीं। कैलाश गए, मानसरोवर चलो जाए के साथ गए थे, ट्रैवल्स के साथ। तो कल से कोई, आज सुबह से उन लोग को कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है। तो चलो जाए से भी हम लोग फोन किए थे हम लोग उन लोग से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को तो आज सुबह, कल रात बात किए थे, आज सुबह 8 बजे 8:05 तक बात किए हैं, तो उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है उनको। ओ माय गॉड भारत। नेपाल में बाढ़ से आई आपदा के बीच पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से यात्रा पर गए 6 यात्रियों का भी पता नहीं चल पा रहा है। संकट की इस घड़ी में ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने नेपाल की ओर दोस्ती और इंसानियत का हाथ मजबूती से थाम लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि भारत ने 37.5 टन राहत सामग्री, दवाइयां और खाद्य पैकेट लेकर दूसरी विशेष उड़ान नेपाल भेज दी है।
ये एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में स्टैंडर्ड 2 पायलट होते हैं, बिकॉज ये HADR मिशन है तो हम 3 पायलट, 2 लोड मास्टर और 4 ग्राउंड को कैरी कर रहे हैं। हम 1 घंटे 15 मिनट तक हम जाएंगे, फिर लैंडिंग करने के बाद बिकॉज टनेज ज़्यादा है तो हम एक्सपेक्ट करें 3 से 4 घंटे में इसकी ऑफलोडिंग हो जाएगी। फिर 4 घंटे के बाद हम टेक ऑफ करके वापस हिंडन भी रिकवर करेंगे। इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार भी एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश से SDRF और PAC के 54 जवानों की टुकड़ी रबर और एल्यूमिनियम बोट्स के साथ नेपाल के सिंधुरिया और सीमावर्ती इलाकों में देवदूत बनकर उतर चुकी है। तुरंत ही एक प्लेन HADR का सामान लेके उड़ी थी। आज सुबह एक प्लेन लेके गई है, तो 2 प्लेन का कार्गो का सामान, जिसमें कि कई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के सामान है, दवाइयाँ इत्यादि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया नेपाल को, उसको भेज दिया गया। भारत की इस त्वरित मदद के बाद भारत स्थित नेपाल दूतावास ने भारत सरकार और देश की जनता का आभार जताया है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, सड़कें गायब हैं, उसके बावजूद रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है। नेपाल की इस तबाही के वजह को समझने के लिए उस जगह की भौगोलिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है जहां से ये सैलाब आया है। ये हिमालयन रीजन के पहाड़ हैं जिनमें अलग अलग चोटियां हैं, पुमोरी है, शीशा पंगमा है, लंगतांग है और चोमोलहरी है। इस हिमालयन रीजन के पहाड़ों से अलग अलग नदियां निकलती हैं। इनमें सबसे अहम नदी है भोटे कोशी नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदी मानी जाती है वो त्रिशूली नदी है। अब आखिरकार कैसे ये भोटे कोशी नदी के अंदर पूरा का पूरा सैलाब पैदा हुआ है, जल सैलाब में जिस तरीके से ये लोगों का जीवन चला गया है वो बड़ा सोचनीय है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो बॉर्डर वाला इलाका है पूरा का पूरा भूकंप कोई केंद्र इसे माना जा रहा है। 10 किलोमीटर अंदर तक कोई भूकंप था और 26 अगस्त के दिन में यहाँ पर ये सब हुआ। और 26 अगस्त के दिन में यहाँ पर क्या क्या हुआ इसे लेकर के भी दावा है। दावा ये किया जा रहा है कि सुबह 8:37 पर हिमालयन रीजन में भूकंप के झटके आए। इसकी तीव्रता थी 4.4। इसका एपिसेंटर नेपाल तिब्बत का बॉर्डर वाला इलाका बना। इस भूकंप का केंद्र सतह से करीब 10 मीटर के अंदर था। ये कहा जा रहा है। अभी हालांकि जांच होगी और जैसे जैसे उसके बाद कई तथ्य कई चीजें और सामने आएंगी, लेकिन लोग अभी डरे हुए हैं। और इस भूकंप के झटकों के बाद यहाँ पर क्या होता दिखा वो आप देखिए कि कैसे जमीन हिलने से पहाड़ों पर जमा ग्लेशियर टूटा है और फिर ये नीचे गिरते हुए अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों को भी साथ लेता है। फिर नीचे आने के बाद ये लेडे नदी के रास्ते पर एक बैरियर बना देता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लेडे नदी के रास्ते में आकर ये मलबा एक तरह से बांध का काम करने लगा। नदी में पानी का बहाव रुक गया, नदी के दूसरी ओर पानी भरने लगा और कुछ ही देर में वहां पर एक झील की तरह से बेहिसाब पानी भर गया। और जब वो पानी अचानक से फूटा और तब ये तबाही जो है वो सबने देखी। तो झील का निर्माण होने के साथ साथ पानी का दबाव भी लगातार बढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया जब इस पानी के दबाव ने बर्फ चट्टानों की बांध को तोड़ दिया और फिर अचानक से बेहिसाब पानी ढलानों से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसी सैलाब ने जो जो रास्ता चुना वही वहां पर तबाही मचा दी और वो तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। हम भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं किस तरीके से ये तबाही का मंजर है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नेपाल की इस तबाही को लेकर के कई सवाल हैं पीछे, लेकिन अभी जो लोग हैं वो पूरी तरह से गमगीन है। इलाके के लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। तो नेपाल में आई इस तबाही में अभी सैकड़ों लोग लापता हैं कि किस तरीके से यहां पर एक तबाही और पूरे के पूरे इलाके को बर्बाद करती चली गई। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, कई सैकड़ों शव अभी मिल चुके हैं। मरने वालों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सैलाब इतनी ज्यादा तेजी से आया कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये खास रिपोर्ट देखिए। जैसे जल दैत्य जमीन पर उतर आया, जिसके सामने जो पड़ा, जिसके सामने जो पड़ा वो तबाह हो गया। विकराल मटमैला दरिया
सब कुछ अपने में समाता गया। क्या घर, क्या पुल, क्या हाईवे, क्या पहाड़, नेपाल के जनसैलाब में सब कुछ तहस नहस हो गया। नेपाल में आई बाढ़ और उससे हुए भूस्खलन का सबसे भयावह दृश्य दहाड़ते दरिया ने किसी को संभलने तक का मौका नहीं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ कैसी थी, क्या इंपैक्ट था और जब बाढ़ आई तो लोगों की हालत कैसी रही। बाढ़ की कुछ तस्वीरें तो ऐसी बनी जब लोग अपना वीडियो बना रहे थे और अचानक बाढ़ कैमरे के फ्रेम में रिकॉर्ड हो गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मतलब ये तबाही अचानक आई और कई किलोमीटर में तबाही मचाकर चली गई। नेपाल के चीन बॉर्डर वाले पहाड़ी इलाके में बुधवार अचानक आए जल प्रलय ने भयानक तबाही मचा दी। तबाही की ऐसी तस्वीरें आई जिसमें पहाड़ से लेकर पुल, घर से लेकर गांव, बाजार और बस्तियां बह गई। गाड़ियां, सामान सब पानी में तैरने लगे। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई। बाढ़ की चपेट में आने से रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बह गया। इस तबाही में कई लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए। लापता होने वालों में कई भारतीयों के साथ कई विदेशी नागरिक भी हैं। बाढ़ के दौरान और बाद के हालात ऐसे थे कि हेलीपैड तक बह गया और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। बाढ़ नेपाल के अंदर बारिश से नहीं बल्कि चीन की तरफ से आया और भोटे कोशी नदी के रास्ते नीचे उतरता चला गया। भोटे काशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल के रसुआ जिले में रसुआ गढ़ी टिमुरे सीमा से एंटर करती है। उसकी सहायक नदी लेंदे खोला भी उसी इलाके से जुड़ती है। तिब्बत की सीमा से भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। टिमुरे बाजार, स्याइफ्रू बेसी और आसपास की बस्तियां चंद मिनटों में डूब गईं। घर बह गए, गाड़ियां बह गई। सीमा के पास बना फ्रेंडशिप ब्रिज भी टूट गया। ये वो पुल था जिसे पिछले साल ही बाढ़ के बाद दोबारा बनाया गया। बुधवार सुबह 9 बजे बाढ़ की एंट्री नेपाल में हुई जब पानी भोटे कोशी में तिब्बत की तरफ से घुसा। पहला प्रहार टिमुरे बाजार रसुआगढ़ी कस्टम इलाके में हुआ। इसके बाद फ्रेंडशिप ब्रिज, गाड़ियां, माल, पुलिस चौकी और सीमा बाजार बह गए। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहा था। 10 बजे के आसपास बाढ़ का पानी रसुआ जिले के स्याफ्रू में पहुंचा जहां गांव, सड़क, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुलिस पोस्ट तबाह हो गए। दोपहर तक बाढ़ भोटे काशी से त्रिशूली नदी में मिला और नीचे बढ़ता चला गया जिससे बेतरावती, मैलो, सलेटा, शांति बाजार, पैरेबेसी, खालती बस्ती, सोले, त्रिशूली बाजार प्रभावित हुए। त्रिशूली बाजार में दर्जनों घर बह गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुल टूट गए। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग को करीब 9 बजे सूचना मिली कि तिब्बत की तरफ से बाढ़ आ रहा है, लेकिन तब तक बाढ़ अपना कहर बरपा चुकी थी। बाढ़ से नेपाल में हाइड्रो पावर को बड़े नुकसान की बात सामने आई है। रसुआ और नावाकोटे जिले में कम से कम 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इसमें चालू और निर्माणाधीन दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। बाढ़ आने के बाद कई दावे किए गए। एक वजह बताई गई कि तिब्बत में ग्लेशियर से बर्फ का चट्टान खिसकने से बाढ़ आई। बर्फ का चट्टान गिरने से नदी अस्थायी रूप से ब्लॉक हो गई और फिर अचानक टूट गई। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ आई। कुछ रिपोर्ट में तिब्बत में हल्के भूकंप और लैंडस्लाइड का भी जिक्र है। मतलब अब तक की रिपोर्ट में जो दावा किया गया उसमें रसुआ के ऊपर तिब्बत नेपाल सीमा इलाके में लेंदे नदी को बाढ़ का सोर्स बताया गया। ये नदी भोटे कोशी की सहायक नदी है और रिपोर्ट की माने तो अचानक बर्फ का चट्टान लेंदे में गिरा। इससे नदी का बहाव अचानक रुक गया। ब्लॉकेज की वजह से पीछे काफी पानी जमा हो गया
और इसके बाद प्राकृतिक रूप से बना अस्थायी बांध टूट गया। इसके बाद भोटे कोशी नदी में पानी का दबाव बढ़ गया, जिसने बाढ़ का रूप ले लिया। और इसी बीच राजधानी जयपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नेपाल त्रासदी के बीच राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है और यहां पर इस फैसले के मुताबिक पशुपतिनाथ यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये यात्रा आयोजित की जाती है और राजस्थान सरकार के मुताबिक अब इस यात्रा को स्थगित किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में भारी त्रासदी के हालात हैं, ऐसे में ये यात्रा उचित नहीं होगी और इसी को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया कि पशुपतिनाथ यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित की जाती है और साथ ही साथ 27 अगस्त से 31 अगस्त तक काठमांडू की हवाई यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह फैसला किया गया, जहां पर बुजुर्ग तीर्थयात्री जो हैं उनकी सुरक्षा को सरकार ने प्राथमिकता दी है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की तरफ से यह कहा गया कि सुरक्षा और सेहत पहली प्राथमिकता है। नेपाल के हालात, मौसम और सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार की लगातार नजर बताई जा रही है। हालात जब सामान्य हो जाएंगे तब पशुपतिनाथ यात्रा को वापस से रीशेड्यूल किया जाएगा, लेकिन अभी नेपाल के हालात बेहद खतरनाक हैं, भयावह हैं। त्रासदी की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग मरे हुए हैं, लाशें तैर रही हैं और जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग लापता हैं या घायल हैं। तो चारों तरफ हाहाकार की स्थितियां नेपाल में, और इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से जो पशुपतिनाथ की यात्रा है वो 31 अगस्त तक स्थगित की गई है। देवस्थान विभाग की तरफ से ये यात्रा आयोजित की गई है और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये यात्रा हो रही थी, अब इसे स्थगित कर दिया गया है। तो राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है कि नेपाल के हालात को देखते हुए अभी इस वक्त नहीं जा सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हालात नेपाल में बेहद भयावह हैं, बेहद खतरनाक हैं और ऐसे में सरकार ने कदम उठाया है। सरकार की तरफ से यह बताया गया कि पशुपतिनाथ यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित की गई है। अब 27 अगस्त से 31 अगस्त तक जो काठमांडू की हवाई यात्रा है उस पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। ऐसे में वहां पर कैसे जाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रा को आगे करने का फैसला किया गया। फिर से ये रिशेड्यूल की जाएगी जब पूरी तरह से हालात सामान्य हो जाएंगे। इसे लेकर सरकार की नज़र है, हालात सामान्य होने पर पशुपतिनाथ यात्रा को रीशेड्यूल किया जाएगा। ये जानकारी भी दी गई है। देवस्थान विभाग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि अभी जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत पशुपतिनाथ की यात्रा है वो नहीं करवाई जाएगी। 31 अगस्त तक अभी इसे प्राथमिक तौर पर स्थगित करने की जानकारी सामने आई है। तो नेपाल में ये जल तबाही आई कैसे, क्यों आई और वजह इसकी क्या थी, आखिर पहाड़ से इतना पानी कैसे समंदर बन करके आ गया। तो अब तक 3 अलग अलग थ्योरीज इसे लेकर के सामने आ चुकी है और अलग अलग थ्योरी की हम बात करें कि आखिर कैसे ये त्रासदी आई, इसको लेकर के क्या क्या थ्योरी है, क्या माना जा रहा है, क्यों इस तरह की त्रासदी जो है वो आई जिसकी वजह से चारों तरफ कोहराम मच गया। पहली थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी है प्लैनेट लैब्स की थ्योरी सामने आई है। अब इस प्लैनेट लैब्स की थ्योरी की ओर से यह दावा किया गया है कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर खिसकने से लेन्हेडे नदी में तबाही आई और इस लेन्हेडे नदी में तबाही की वजह से जो कुछ हुआ वो सब ने देखा किस तरीके से। ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी क्या कह रही है? दूसरी थ्योरी नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि नेपाल के विदेश मंत्री ने बयान दिया, कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप का जो कारण है वो हिमस्खलन हुआ और उसके बाद तबाही आई। पहले भूकंप आया, उसकी वजह से चट्टानें टूटी, खिसकी और ग्लेशियर टूटा, हिमस्खलन हुआ और इसके बाद ये पूरी की पूरी तबाही सामने आई है। और इसके बाद आती है एक तीसरी थ्योरी। जो तीसरी थ्योरी बताई जा रही है वो है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से दी गई थ्योरी, जिसमें यह दावा है
कि हिमालयन जो क्षेत्र है उसमें भूकंप आने से ग्लेशियर में हलचल हुई। इस हलचल के बाद भारी मात्रा में ग्लेशियर एक साथ टूटे और फिर सैलाब आया। तो ये 3 अलग अलग थ्योरीज हैं जो इस वक्त चर्चाओं में हैं। कहा यह जा रहा है कि आखिरकार अलग अलग तरीके इसके बताए जा रहे हैं, कैसे तबाही आई, कैसे ये पूरा जलजला आया, कैसे भूकंप आया, उसके बाद ग्लेशियर टूटे, उसके बाद तबाही हुई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जब हम विकास की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐसे में इसका पता क्यों नहीं चल पाया, चाहे वो चीन की तरफ से हो, तिब्बत की तरफ से हो, किसी को भी भनक आखिर क्यों नहीं लग पाई, या फिर नेपाल के भी तरफ से हो। अगर किसी को भनक लग जाती तो इतनी बड़ी तबाही से बचा जा सकता था, लोग वहां से निकाले जा सकते थे, लेकिन किसी को वक्त नहीं मिला। तो नेपाल में आई इस तबाही को लेकर के चीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आखिर चीन ने क्या सूचना दी थी, और नहीं दी तो क्यों नहीं दी। सवाल नंबर 1 देखिए कि क्या चीन ने भोटे कोशी का नेचुरल फ्लो बदला है। ये बहुत गंभीर सवाल है। कहा यह जा रहा है कि भोटे कोशी नदी पर चीन एक सेफ्टी दीवार बना रहा था। अप्रैल में नेपाल ने चीन को मैसेज भेजा था, चीन से सेफ्टी वॉल का काम रोकने के लिए नेपाल ने कहा था, लेकिन क्या वो काम रोका? क्या ये चीन की गलती या जानबूझकर की गई गलती का अंजाम हुआ कि नेपाल तबाह हो गया? क्या चाइना की ये बड़ी साजिश है? इसे लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या तिब्बत में तेज कंस्ट्रक्शन से नालों का रास्ता बदल गया? और सवाल यह भी है कि क्या कंस्ट्रक्शन की वजह से इस सैलाब का रास्ता बदला? ये पूरी की पूरी भोटे कोशी नदी कैसे जो है अपना रास्ता बदलते हुए तबाही का मंजर लेकर के आ गई अचानक? इसे लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 3 कि चीन ने नेपाल को पूर्व चेतावनी क्यों नहीं दी? सवाल तो यह भी है कि क्या चीन को ऊंचाई पर हलचल की कोई सूचना थी? क्या दोनों देश फ्लड रियल टाइम सिस्टम पर काम कर रहे थे? अगर नेपाल को चेतावनी मिलती तो यहां पर नुकसान कम हो सकता था, लोग बचाए जा सकते थे। सवाल नंबर 4 कि क्या तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिजास्टर रिस्क को बढ़ा रहा है? बेतरतीब तरीके से तिब्बत के पहाड़ी इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है वो इस तबाही की वजह है। दरअसल हिमालय के इलाके में तेज इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, ग्लेशियर पिघलने, लैंडस्लाइड और भूकंप का खतरा बढ़ गया है। चीन के तेज निर्माण से यहां पर हिमालयन इकोलॉजी जो है वो भी प्रभावित हो रही है।